हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो कि हम जेंडर को पढ़ रहे हैं। जेंडर को हमने पहले समझा, जेंडर क्या है, उसके इश्यूज, फिर जेंडर इनइक्वालिटी, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर लॉज इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंडर लॉज इंडिया में क्या है। और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और इस पे कवर अप नज़र अच्छे से रखिए, क्योंकि इस लेक्चर से जो लॉज हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सोशियोलॉजी का जेंडर लॉज का पोर्शन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जेंडर लॉज को समझते हैं एक एक करके। जेंडर इक्वालिटी को हमने पहले समझा, इसको बनाया गया था, वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बनाए गए थे, उसमें भी लॉज, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी जेंडर इक्वालिटी को, उसमें एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था। ठीक है, तो इंडिया में क्या क्या समझने, इंडिया को हमें पहले समझना था इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोटेक्शन एक्ट 1956, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, और ये अमेंड हुआ है 1986, याद रखना। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का है ये। ठीक है, उसके बाद हमें समझना है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, आईपीसी इंडियन इंडियन पेनल कोड 1860, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1967 76, सॉरी, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्या अलो किया गया था, इसमें डाइवोर्स अलो किया गया था। उससे पहले हिंदूज में डाइवोर्स अलाउड नहीं था, तो उसके बाद डाइवोर्स अलो किया गया, बोथ मेल एंड फीमेल कैन टेक द डाइवोर्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया 1956, जो प्रॉपर्टी खाली भाई को मिल रही थी, इनहेरिटेंसी जो मिल रही थी, उसके बाद उस एक्ट में ये किया गया कि जो प्रॉपर्टी है वो किसको भी मिलेगी, एक बच्ची यानी एक विमेन को भी, एक लड़की को भी मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंसी एक्ट, इसमें क्या रखा गया था, मेंटेनेंस ऑफ द विडो, अगर कोई किसी को डाइवोर्स देगा या वाइफ को देगा या उसके बच्चों को, उसकी मेंटेनेंस। ठीक है, तो इन एक्ट्स को समझना है, एक एक करके हम इनको समझेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, वही से क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो इसमें एक 5-6 वीडियो लेक्चर चले जाएंगे, उतने एक्ट्स इसमें पढ़ने हैं, तो बेसिक बेसिक उनमें याद रखना है। इक्वल प्रोविजंस रखने के लिए, इक्वल प्रोविजंस होने के लिए क्या क्या आर्टिकल्स रखे, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, ये आपको पता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसके बेस पे, कास्ट, रिलीजन या सेक्स के बेस पे। ठीक है, या जेंडर के बेस पे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी बोथ, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल को भी। ठीक है, आर्टिकल 15 थर्ड एलो, आर्टिकल 15 जो है उसका थर्ड पार्ट, वो क्या एलो करता है, स्टेट्स को वो पावर देता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस यानी कुछ रिजर्वेशंस बना सकते हैं, किसके लिए, विमेन्स के लिए। ये किसके अंडर, ये आर्टिकल्स याद रखना, ये भूल मत जाना, ये आर्टिकल जो ये इक्वालिटी क्रिएट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लॉज हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्ट्स को समझेंगे जो गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हैं। एक्ट नंबर 1 हमें समझना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये क्या था, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था एलो ऑफ विमेन एमंग द हिंदूज टू गेट प्रॉपर्टी राइट्स। इससे क्या मिला था, जो हिंदू के विमेन हैं, जो विमेन है हिंदू सोशल सिस्टम में, उनको राइट मिला था प्रॉपर्टी का। उससे पहले खाली मेल को था, तो इस एक्ट के बाद किसको दिया गया, विमेन को भी दिया गया, यानी फीमेल्स को भी दिया गया। ठीक है, नोट दिस एक्ट गेव फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था हिंदू विमेन, जो हिंदू विमेन को राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट मिला, ये वो पहला एक्ट था। उसको अमेंड किया गया 2005 में, एंड नाउ इसको भी क्या बोला था, सिक्योर इक्वल शेयर्स फॉर द विमेन इवन इन द को पेरेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको एक्ट को फिर अमेंड किया गया। अब उसके बाद सेकंड, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें अलो किया गया था कि मुस्लिम वीमेन जो है वो भी डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, उनका भी डाइवोर्स, वो अपने जो मुस्लिम वीमेन है उनके जो डाइवोर्स के एक्ट्स है उनको इसमें लाया गया था कि वो भी एक्ट, वो भी डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से, यानी कि लीगल लॉज, रिलीजन से बाहर वो कोर्ट में मैरिज भी कर सकती है और कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए भी। ठीक है, 1986। फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियन एक्ट, देखिए ये डाइवोर्स के जो एक्ट्स हैं ये मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो लेक्चर पे जाइए जहां मैंने आपको पढ़ाया है मैरिज, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डाइवोर्स एमंग हिंदूज, डाइवोर्स एमंग मुस्लिम्स। ठीक है, वहां मैंने इसको अच्छे से ये डिफाइन किया है।
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये मदर इज नेचुरल, ये इसलिए बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि मदर जो है अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसकी गार्डियन कौन होगी, उसकी गार्डियन मदर बनेगी नेचुरली, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, फिर उसके बाद आता है चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट को बैन किया गया था 1929 में, ये आया था, और इसको अमेंड 2006 में किया गया था। नाउ इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलता है चाइल्ड मैरिज एक्ट। पहले इसको सॉरी यहाँ लिखना रिस्ट्रिक्ट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, ठीक है। पहले ये था, अब ये चाइल्ड मैरिज एक्ट है। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या है सर, इसका मकसद ये है एम प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज को बंद, उसको प्रोहिबिट करता है, एंड आल्सो गाइडलाइंस अथॉरिटीज़, गाइडलाइन करता है अथॉरिटीज़ को रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन चिल्ड्रन को इससे बचाओ आप किससे, चाइल्ड मैरिज से, ठीक है। न्यू एक्ट प्रोमिशन, अच्छा अब न्यू एक्ट के तहत इसको क्या करा गया, फॉर द प्रिवेंशन, एक तो बचाना है और प्रोटेक्ट करना है, प्रोसिक्यूट करना है ऑफेंडर को, जिसने ये ऑफेंड किया होगा, जिसने चाइल्ड मैरिज की, उसको सजा भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या समझना है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। वैन वायलेंस, जब वायलेंस ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो गई इंडिया में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइंस की गवर्नमेंट को, आप एक एक्ट बनाइए जो कवर्स करता है डोमेस्टिक वायलेंस वीमेन, जो वीमेन है जो फेस करती है विद इन दियर होम्स में एट द हैंड्स ऑफ बाय दियर फैमिली, जो उनकी फैमिली उनको वायलेंस करती है, कभी इमोशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक वायलेंस करती है, एंड याद रखना, एंड नॉट आउटसाइड इट, अपनी फैमिली से बाहर, ये एक्ट उसको कवर अप नहीं करता है। डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ कवर अप करता है, जो विद इन द फैमिली होती है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्या आता है, एनी एक्ट आर द कमीशन आर कंडक्ट, चाहे आपने फिजिकली किया होगा, मेंटली किसी को किया होगा, इकोनॉमिक, सेक्चुअली या वर्बल या इमोशनल अब्यूज़ किया होगा, वो किसके अंडर आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आएगा। एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेट किया या अब्यूज़ किया, किसी बी को अब्यूज़ किया, तो वो किसके अंडर आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आएगा। फिर उसके बाद है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, प्रिवेंशन, रेगुलेशन, प्रिवेंशन एंड मिसयूज 1994, जिसे हम एनडी, याद रखना, एनडीटी एक्ट भी बोलते हैं, याद रखना इसको। इसका मकसद क्या था, टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेल प्रेफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, फीमेल्स को क्या हो रहा है, फीमेल्स जैसे ही बच्ची जब किस में, वॉम में होती है, पेट में होती है, तो उसकी फॉइटल किलिंग की जाती है, यानी उसी टाइम उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है और उसको विद इन द वॉम ही किल किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आया था, उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा था लड़कियों को मारने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में फिर एक एक्ट है जिसे हम बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, और एनडीटी एक्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका मकसद क्या था, टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन किए जाते थे कि ये फीमेल है, इनका अबॉर्शन किया जाता था, या बच्चों को गिराया जाता था, या उसको मारा जाता था, तो उसको बचाने के लिए। और इसको अमेंड 2003 में किया गया है, उसको दोबारा से देख लेना है, 2003 में इसकी अमेंडमेंट खुद देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद लेबर लॉज जो लाए गए विमेन्स के लिए, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसका मकसद क्या था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल पे इक्वल वर्क, अगर दोनों काम कर रहे हैं इक्वल, तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल वर्क होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन के लिए, ठीक है। इट वाज सेड, ये कहा गया दैट इफ एनी वन और एनी द कंपनी डिड नॉट पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्प्लीमेंट इसको कहाँ किया गया, याद रखना, इसको इम्प्लीमेंट फॉर्मल सेक्टर में किया गया, इनफॉर्मल में नहीं। इनफॉर्मल मतलब जो आप इनफॉर्मल वर्क करते हो, घर में कहीं और पे, फॉर्मल सेक्टर इंडस्ट्रीज में काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, ठीक। उसके बाद लाया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या था, लीव फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कि लीव मिले किसको, विमेन को मिलेगी, बिफोर द बर्थ, बिफोर द चाइल्ड, चाइल्ड की बर्थ, बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की बर्थ से पहले, चाइल्ड की आफ्टर द बर्थ, ठीक है। ये अप्लाइड हो गया इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल्स में हो गया और अदर्स में हो गया, जहाँ भी ये इंडस्ट्रीज है। लेकिन विमेन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ भी विमेन को क्या किया गया है, रिक्रूट किया गया है एज एन एम्प्लॉय, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखा गया, कंडीशन क्या रखी गई, कंडीशन ये रखी गई दैट वीमेन मस्ट हैड वर्कड, विमेन ने कितना काम किया होगा, 160 डेज उसने किए होंगे, कहाँ पे काम, कितने मंथ्स में, 12 मंथ्स में, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ वो काम कर रही है, तभी वो अप्लाई कर सकती है, क्या कर सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट लीव के लिए, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, देखिए क्या,
इसके बाद आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया के जो प्लान्स में है उन्होंने कैसे वुमेन एंड डेवलपमेंट पे सेपरेट चैप्टर किया, जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान में याद रखना एक सेपरेट चैप्टर डेवलप किया गया था वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंक्लूड किया गया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि उनको विमेन्स आर स्टिल लैग्ड बिहाइंड द मेन एंड ऑलमोस्ट इन ऑल द सेक्टर्स, ताकि विमेन जो है वो हर किसी सेक्टर में उनका डेवलपमेंट हो जाए। किस में लाया गया था? पहले सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। फिर 9th 5 ईयर प्लान में क्या बोला गया? 9th 5 ईयर प्लान में नीड फॉर द नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी को डेवलप किया जाए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। अगर ये आपको पूछा जाए कि किस 5 ईयर प्लान में वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन किया गया, उस एक चैप्टर को नेशनल पॉलिसी एज ए कंसिडर की गई, तो एम्पावर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज किस प्लान में लाया गया था? तो 9th प्लान में लाया गया था, ठीक है। याद रखना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में वेलफेयर लाया गया, 6th 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट लाया गया, और 9th 5 ईयर प्लान में एम्पावरमेंट, इनको एम्पावर करेंगे, इनको हर किसी सेक्टर में क्या देंगे? हर किसी सेक्टर में लाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि NCW, जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 1992 में लाया गया था, ठीक है। ये हर किसी स्टेट में आजकल है, हर किसी स्टेट में बोला गया कि एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होना चाहिए, जो वुमेन्स पे काम करेगा, जो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को देखेगा, उन पे काम करेगा और वुमेन्स का रिहेबिलिटेट करेगा, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है? टू कवर ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द सेफ गार्ड वुमेन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। हर किसी स्टेट में ये गवर्नमेंट, अच्छा, एडवाइस गवर्नमेंट वो इश्यूज पे, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है ये, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, विच ईयर इज कॉल्ड, जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ये वुमेन्स का ईयर एम्प्लॉय, वुमेन्स का ईयर था एम्पावरमेंट का, ठीक है। तो वो कौन सा साल था? 2001 वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए वुमेन्स ईयर ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया किसने? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ठीक है। देन आफ्टर चाइल्ड मैरिज, हमने पहले भी पढ़ा, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1922, आपको याद रखना ये पास हुआ 1922, एनफोर्स 1930। और पहले इसमें फिक्स्ड एज क्या थी? 18 फॉर बॉयज़ एंड 14 फॉर गर्ल्स, लेकिन इसको अमेंड किया गया 1949 एंड 1956 में। आज क्या है प्रेजेंटली स्टेटस? आज प्रेजेंटली स्टेटस है बॉयज़ की एज 21, गर्ल की होनी चाहिए 80। अगर उससे नीचे हो जाएगी तो क्या कंसिडर की जाएगी? चाइल्ड मैरिज कंसिडर की जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको याद रखना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये प्रेजेंटेड AK सिन्हा जो लॉ मिनिस्टर थे लोकसभा के, उन्होंने पास किया था राज्यसभा में, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया था। लोकसभा ने पास किया था लेकिन राज्यसभा ने उसको क्या किया था? 1961 में रिजेक्ट किया था। फिर सेकंड टाइम बिल आई गई, लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने रिजेक्ट किया अगेन। देन बिल वाज रेफर्ड टू जॉइंट सिलेक्शन कमेटी, और आफ्टर उसके बाद बिल पास हो गई और क्या बन गया? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब उसके बाद डाउरी अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जो इंडियन टेरिटरी में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किए हैं, खार किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उनको हम नेक्स्ट में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट खुद आएंगे जब मैं आपको फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये मेन एक्ट से इनको आप कवर अप कीजिए, इनको आप याद रखिए कौन कब आया है। और उसके बाद जो लास्ट में आपको याद रखना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्ट्स पढ़ाऊंगा, वो 5-6 एक्ट्स में आपको वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आराम से वही पढ़ाऊंगा। तो ये एक्ट्स आप याद रखिए, इन पे आप नज़र रखिए, कौन सा एक्ट कब आया है, किसका क्या मकसद था, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये कुछ जेंडर लॉज है जो इंडियन सोसाइटी में आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।